अपने सपनों को पंखों के दायरे में सिमटने न देना, सच होंगे एक दिन वो, उन्हें हर निगाह में हंसने देना। बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है कि आपसे लगातार बात करते जाओ। में 1248 गणेश जी हैं। गणेश जी की आकृति रिपीट नहीं है, ओके। इसमें अलग अलग पोज में गणेश जी हैं। 4200 215। बाप रे इतने कलर, मुझे तो ज़्यादा कलर पता ही नहीं। बॉलीवुड के तो वो स्टार है, लेकिन मेरे लिए वो रियल लाइफ के स्टार हैं। और यशपाल भाई की एक बहुत बड़ी बात ये है कि वो हर फीलिंग को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। राइट। और उस टाइम सारे स्टूडियो भी बंद, मुंबई के सब कुछ बंद, सब कुछ वो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने स्टूडियो स्पेशल खुलवा किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मम्मी चली गई। उनके जाने के बाद उनका जो पहला बर्थडे पड़ा था, तो उस दिन से हमने अपने पिंक फ्लावर प्रोडक्शन की शुरुआत की। मेरी मम्मी हैं जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी और अभी भी हैं। शायद उनकी जान बच जाती। बहुत सारे लोग हैं आजकल छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, रूठ जाते हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहोगे, कैसे इतना जैसे आपने ओवरकम किया अपनी लाइफ में? अगर आप अपने पूरे दिन का 5 मिनट भी किसी को दे पा रहे हैं ना, किसी से मुस्कुरा के बात कर पा रहे हैं, तो आपको नहीं पता आप कितनी बड़ी चीज़ उसको दे रहे हैं। मुझे ये बताओ बिट्टू, ये हर चीज़ जब से मैं घर के अंदर आया हूँ, मैं देख रहा हूँ, पेंटिंग्स भी देख रहा हूँ, सारा कुछ देख रहा हूँ, तो मुझे हर तरफ पिंक ही पिंक नज़र आ रहा है। जैसे आपने शर्ट भी पिंक पहनी हुई है, तो ये पिंक कलर क्या आपको बहुत पसंद है? क्या है पिंक का ये सस्पेंस? ये पिंक आसपास इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि ये पिंक फ्लावर है एक। ओके। इसका एक छोटी सी कहानी है कि जैसे पहले आपको बताया मैं बचपन से आर्ट वर्क करती हूँ, तो पहले मैं बिट्टीज क्रिएशन के नाम से काम करती थी। हाँ जी। लेकिन जो मेरी मम्मी हैं, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी और अभी भी हैं, तो उनको मैं मस्ती करते थे हम लोग, तो मैं उनको पिंकू फ्लावर ऐसे करके चिढ़ाती थी क्योंकि वो इतनी हार्ड वर्किंग थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी हमेशा। जैसे तेज धूप में भी काम करें तो उनके जो गाल होते थे ना, वो पिंक पिंक हो जाते थे। और जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई ना, तो वो मुझे एक पिंक फ्लावर की तरह दिखती है हमेशा। ओके। तो इसलिए फिर उनके बर्थडे पे ही हमने, तो मम्मी मुझे हमेशा एक पिंक फ्लावर, एक जैसे लगता है जैसे बहुत दुनिया का सबसे प्यारा कोई पिंक कलर का फ्लावर हो। तो उनके जाने के बाद उनका जो पहला बर्थडे पड़ा था, तो उस दिन से हमने अपने पिंक फ्लावर प्रोडक्शन की शुरुआत की। तो पिंक फ्लावर प्रोडक्शन कहना मैं उसको बहुत नहीं समझूंगी, क्योंकि प्रोडक्शन उस टाइम इसलिए लिखा था क्योंकि उस टाइम हमने अपनी पहली एनिमेशन फिल्म को रिलीज़ किया था। लेकिन मैं अब उसको पिंक फ्लावर स्टूडियो कहती हूँ, क्योंकि उससे बहुत सारे आर्ट वर्क मैं इसी नाम के थ्रू करती हूँ। और पिंक फ्लावर से ऐसा भी लगता है कि जैसे मम्मी साथ हैं हमेशा, और इसीलिए मैं हर चीज़ को पिंक, अपने घर में, अपने आसपास मुझे पिंक कलर की चीज़ें पसंद है, इसीलिए आपको सब कुछ पिंक नज़र आ रहा है। सारा पिंक और बड़ा अट्रैक्टिव भी होता है ना, कलर बड़ा खूबसूरत भी होता है। हाँ जी। तो जो प्रोडक्शन आपने बताया पिंक फ्लावर पिंक प्रोडक्शन, क्या क्या करते हैं इसमें? जब उस टाइम शुरुआत की थी, जैसे मैं बचपन से ही पूरा आर्ट वर्क करती थी, जैसे स्कल्पचर, म्यूरल और पेंटिंग सबसे ज़्यादा। एनिमेशन तो मैंने बाद में सीख के फिर मेरी ये पहली एनिमेशन फिल्म थी, तो अभी उस पिंक फ्लावर के थ्रू जो रिलीज़ की वो। लेकिन बचपन से मैं पेंटिंग और सबका जो काम करती थी आर्ट वर्क, तो वो मैं बिट्टीज क्रिएशन के नाम से करती थी, उसको मैंने अब पिंक फ्लावर कर दिया। ओके, अब वो नाम चेंज हो गया। हाँ जी। सो एनिमेशन फिल्म क्या थी, उसके बारे में बताओगे आप? क्या है? हाँ, उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा। कि उस टाइम क्या होता था कि हम और मम्मी, जैसे हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स की तरह से, हम लोग बहुत सारी टॉपिक्स पे बहुत कुछ डिस्कस करते रहते थे, ऐसा है वैसा है। हाँ जी। और जब बहुत तकलीफ़ हो तो ठीक है, लेकिन जब तकलीफ़ ना हो तो हम लोग बहुत मस्ती भी करते थे, सब कुछ करते थे दोस्त की तरह बिल्कुल। तो हमें बहुत दुख होता था कि अगर कोई किसी बच्चे को हर्ट कर रहा हो, उस टाइम ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आती थी कि जैसे मम्मी पापा जो होते थे वो अपने बच्चे को सुपर किड बनाने के चक्कर में, और ये देखे बिना कि बेचारे बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या करना चाह रहा है, या उसके बारे में सोचे बिना कि नहीं कंपटीशन में, कि नहीं वो तुम्हारे अंकल के जो बेटे हैं वो ऐसा कर लेते हैं, वो तो पढ़ाई में भी टॉप करते हैं, वो तो देखो पेंटिंग अच्छी बनाते हैं, कि वो म्यूज़िक, वो गाना गाते हैं अच्छा। तो ऐसा करके बच्चे इतने टॉर्चर होने लगे थे
कि बच्चों का एक तरह से जीना मुश्किल हो गया था। न्यूज़पेपर्स में आता था कि कोई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा नहीं हाँ। आया। बेचारे छोटे बच्चे प्रेशर। हाँ, प्रेशर जो उनकी खेलने की उम्र है, तो उसमें नहीं चलो तुम अब हॉबी क्लासेस ज्वाइन करवा दी। बच्चे जैसी छुट्टियाँ लगती है बच्चों की स्कूल से, तो मम्मी पापा उनको ढेर सारी हॉबी क्लासेस में डाल देते। सुबह से शाम तक बच्चे हॉबी क्लास में ही जा रहे हैं, भले ही उनको मन हो या नहीं हो, उनको मार पीट के तक भेजते हुए दिखे माँ बाप। तो वो चीज़ दिल को ऐसे छुई कि बड़ा दुख होता था कि बच्चे अपना बचपन खोते जा रहे हैं। राइट। तो उसको लेके कहानी लिखी थी। ओके। तो कहानी में ये इमेजिन किया कि जैसे बच्चे होते हैं छोटे, तो वो बिल्कुल जैसे कोई प्यूपा नहीं होता, प्यूपा आप समझते हैं, जो तितली बनने से पहले जो कैटरपिलर होता है ना छोटा Okay. सा, वो प्यूपा होता है। प्यूपा एक छोटे से कीड़ा टाइप का होता है जो हाँ कि जी। जिसके पंख नहीं आए होते हैं उस टाइम। ओके। तो ऐसा इमेजिन किया कि जो बेचारे नाजुक से मासूम बच्चे हैं वो बिल्कुल प्यूपा की प्यूपा की तरह थे, तरह हैं। अभी पंख आए नहीं हैं। उन्हें पंख कब मिलेंगे? उन्हें पंख तब मिलेंगे जब आप ये देखोगे कि उन्हें उनका आकाश मिल रहा है कि नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती उनको उनका आकाश नहीं दोगे और आप ज़बरदस्ती अपना बनाया हुआ आकाश उन पर थोपोगे, तो बेचारे कैसे उड़ान भरेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। तो उसी चीज़ को लेके, इस टॉपिक को लेके और प्यूपा को हीरो बना के ओके। प्यूपा और एंजेलिना, इसमें एक प्यारी सी परी है एंजेलिना। ओके। तो एक तितलियों का देश है एक जंगल में, तो उसमें बहुत सारे, उसमें मैंने हमारे ही जो गार्डन के जितने भी, मम्मी बोलती थी तू डरती है कि जो कीड़े मकोड़े हैं उन सबको उसमें कास्ट कर लिया गया था उस फिल्म में। तो जो राम की गुड़िया जो बचपन में नहीं हाँ, खेलते थे खेलते अपन थे, हाँ वो, जी, हाँ जी। तितलियाँ, बांध भी देते थे उसको धागे से। हाँ भौरे, टिड्डे और दुनिया भर की स्नेल जिनको हम छू भी नहीं सकते, वो सब वो फिल्म में नज़र आ रही है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी उसको लेके। तो क्या हुआ कि वो पूरी स्टोरी लिखी, और क्योंकि कार्टून बनाना मुझे बचपन से पसंद था, तो ऐसे कार्टून बनाती रहती थी, तो मैंने उसको कार्टून्स में इलस्ट्रेट भी कर लिया था। ये सारे कैरेक्टर को ये जो सारे आपके गार्डन character- वाले थे। गार्डन वाले थे, उन सबको पहले रोल दे के उनको इलस्ट्रेट कर लिया था। फिर तो उसकी एक बुक टाइप बन गई थी। फिर डर नहीं लग रहा था? तब तो बड़े प्यारे लग रहे थे कि अरे ये तो बहुत प्यारे। लेकिन मम्मी बोलती थी अगर ये सारे लोगों को तू पार्टी भी देना, अगर तेरे रूम में आ जाए तो भी डर के भागेगी। फिर क्या हुआ कि वो रखी हुई थी। फिर हमारे एक ये यशपाल भैया हैं, तो यशपाल शर्मा जो कि बॉलीवुड के तो वो स्टार है, लेकिन मेरे लिए वो रियल लाइफ के स्टार। अच्छा, जो एक्टर हैं। हाँ जी, हाँ। ओके। तो वो आए हुए थे, तो उनको दिखाई वो बुक। हाँ। तो उन्होंने पढ़ी, तो उनको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मम्मी कहती थी कि उसी टाइम जब यशपाल भैया आया ना, उसके पहले ही लैपटॉप दिलाया था मम्मी ने मुझे। ओके। तो मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ था, तो मम्मी ने कहा था तुम लैपटॉप ले लो। तो लैपटॉप दिलाया था, तो मम्मी ने कहा कि तुम इससे, लैपटॉप से तो होता है कि कार्टून बना लेते हैं, क्योंकि मुझे एनिमेशन सीखने का बचपन से मन था। ओके। लेकिन फिर एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद भी मम्मी मुझे लेके गई थी माया एकेडमी में एडमिशन दिलाने के लिए। हाँ जी। तो स्कॉलरशिप में भी हो गया, लेकिन वो सेकंड या थर्ड फ्लोर पे था, तो मैं जा नहीं पाई थी। ओके। तो मन में इच्छा तो थी कि हाँ मैं एनिमेशन सीखना है, करना है। तो मम्मी ने बस ना कहा कि इससे तो होता है लैपटॉप से। और हमारे डॉक्टर निगम थे, उन्होंने, वो आते रहते थे, वो भी काफ़ी इंस्पायर करते थे। उन्होंने कहा कि जो गूगल है ना, वो तो ज्ञान का सागर है और गूगल बाबा। जो सीखना है, जो पूछना है, गूगल पे टाइप करके पूछ लो। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें माइंड में ऐसे क्लिक की कि मुझे लगा कि यार करते हैं ना, कोशिश तो करें। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा करके स्टार्ट किया, फेसबुक पे लिख के भी डाला कि क्या कोई हेल्प करेगा, मैं एनिमेट करना चाहती हूँ उसको। हाँ। और यशपाल भैया पहले उसको क्या कहती कि बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी स्टोरी है, और उन्होंने भी उसकी तारीफ़ की थी। तो सब लोग इतना पॉजिटिव बोल रहे थे कि मुझे लगा शुरुआत करनी चाहिए। ओके। तो फिर उसको फिर ऐसे करके नोट्स बनाए और यूट्यूब से सीख के, और एक सौरभ सर थे, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के सपोर्ट से फिर शुरुआत की थी। तो फिर वो प्यूपा एंड एंजेलिना फिल्म बन के अब आपके सामने है, तैयार हो गई। हाँ जी। तो क्या फिल्म, जैसे आपने बताया कि आपने स्टोरी तो बता दी, पूरी नरेट कर दी कि कार्टून कैरेक्टर हैं, पीयर प्रेशर जो होता था बच्चों को लेकर आपने वो हाँ जी, बनाया। हाँ। फिर ये फिल्म को कहीं भेजा भी, गई भी है कहीं इसको, जैसे होता है ना कि हम फिल्म बन गई, उसके बाद क्या किया फिल्म का? हाँ जी, और फिल्म बनने में भी एक बहुत बड़ी मुश्किल ये आई थी
उसका एनिमेशन पूरा हो चुका था फिल्म का। हाँ जी। और उसकी यही बात थी कि हाँ उसको वॉइस ओवर देना है, और यशपाल भैया ही उसको वॉइस ओवर देने वाले थे। हाँ जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मम्मी चली गई। तो मम्मी के जाने के बाद मम्मी बहुत खुश थी, क्योंकि ये सच में एक बहुत खुशी की बात थी। क्योंकि ये अनबिलीवेबल था। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हुई, मुझे इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी मेरी। हाँ जी। और किसी तरह सीख साख के जुगाड़ करके एक फिल्म बना ली थी। तो ये मम्मी जुगाड़ टेक्नोलॉजी। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। और जब पहली बार एनिमेट होके जब प्यूपा ने स्माइल दी थी जब पहली बार, तो मैं भाग के गई थी बाहर। मम्मी गार्डन में पानी डाल रही थी। हाँ जी। तो उनको बताने के लिए कि देखो हो गया, मतलब प्यूपा ने स्माइल दी, तो उसका मतलब ये है कि मैं कर सकती हूँ एनिमेशन। हाँ अगर जी। उसको स्माइल दे रहा है, इतना कर सकती हूँ, तो फिर वो चलेगा भी, दौड़ेगा भी, उड़ेगा भी और हंसेगा भी, सब कुछ करेगा। स्माइल तो दे दी, हाँ, साइन दे दिया। तो वो बहुत ही सुंदर सा दिन था। हमने बहुत मजे किए थे उस दिन। और फिर अल्टीमेटली वो उसका एनिमेशन पूरा हो गया। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ था, लेकिन कोविड का टाइम था और मम्मी नहीं थी, तो हम लोगों ने चाहा था, खासकर मैंने, कि मम्मी का जो पहला बर्थडे पड़ा है तो उनके बर्थडे पे इस फिल्म को रिलीज़ करें वॉइस ओवर होके। ओके, उनको डेडिकेट करते हो। हाँ। हाँ जी। लेकिन यशपाल भैया और भाभी दोनों को कोविड हो चुका था। हाँ, उस वक्त तो बड़ा कोविड का वो चल रहा था। हाँ तो जी। दोनों को हो चुका था। वो लोग भी अपने आमने सामने के कमरों में रह के क्वारंटाइन होंगे बॉम्बे में। हाँ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मन था। और यशपाल भैया की एक बहुत बड़ी बात ये है कि वो हर फीलिंग को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। राइट। और उस टाइम सारे स्टूडियो भी बंद, मुंबई के सब कुछ बंद, सब कुछ वो। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने स्टूडियो स्पेशल खुलवा के और सब जुगाड़ें करके, और भी जितने से बैकग्राउंड म्यूजिक और जो इस सब स्टेप का ये सब काम होता है वो सब करके उन्होंने एक ग्रुप बनवाया। उन्होंने हमारा प्यूपा के नाम से वो ग्रुप बन गया। ओके। और हम सब लोगों ने उसमें मिलके फिर वो फिल्म पूरी की भैया ने। और ऑनलाइन ही उसको, क्योंकि भैया यहाँ आ नहीं सकते थे उस टाइम। हाँ, क्योंकि तो सब क्वारंटाइन थे, कोविड। हाँ थे। जी। तो उन्होंने मम्मी के बर्थडे के दिन ही यूट्यूब पे पिंक फ्लावर नाम से चैनल बनाया और इस फिल्म को रिलीज़ किया। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब कितना खास दिन था वो। बहुत खास दिन था। हाँ। तो जैसे फिल्म ये रिलीज हो गई, फिर इसके बाद किस तरह का रिस्पांस रहा, क्या रहा? रिस्पांस सच में अनबिलीवेबल था, क्योंकि मेरे लिए तो यही अनबिलीवेबल था, क्योंकि जब भैया ने इसका वॉइस ओवर दे के भेजा ना, तो फिल्म बहुत बदल चुकी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो एनिमेशन है ये मैंने किया है क्या। हाँ जी। इतनी सुंदर कैसे हो सकती है फिल्म। और जो वॉइस ओवर भैया ने दिया ना, भैया वो इतना टचिंग है, उसको देखो ना तो समझ में आता है कि मतलब फील आता है उसमें उस चीज़ का। और अनुषा जी ने गाना गाया था। तो वो जो गाना जो मैं लिखा भी था ना, तो मम्मी के आसपास कूदते हुए, नाचते हुए, ऐसे उनको छेड़ते हुए, तो वो गाना भी बहुत टचिंग, उसकी लिरिक्स भी बहुत अच्छी लिखी गई थी। और फिर अनुषा जी ने उसको इतना स्वीट गाया है कि वो दिल को छूता है वो गाना। वो टॉपिक इतना खूबसूरत था ना, पीयर प्रेशर, बच्चों पे जो प्रेशर बनाते हैं, कंपेयर करते हैं अड़ोस पड़ोस से आके। टॉपिक भी ऐसा था। और फिर सबको वो फिल्म बहुत पसंद आई। हाँ जी। और जब वो रिलीज़ हुई ना, उसके बाद मुझे सच में ऐसा लगा कि मम्मी को भी बहुत खुशी हुई होगी, सबको बहुत पसंद आई फिल्म। मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकती लोगों का, जो लोगों ने उसके बारे में कहा, जो लिख के दिया और हाँ, जो फील किया। हाँ, तो इतने सारे कॉल्स और इतना सब कुछ हुआ कि इसको अवार्ड भी मिला फिल्म को। हाँ, इस फिल्म को अभी 2 अवार्ड मिल चुके हैं। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। कौन से अवार्ड? एक तो जो पहला अवार्ड उसको मिला था तो वो फाउंडर चॉइस अवार्ड था। तो वो तो जो बिफ है, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो वो यशपाल भैया और प्रतिभा सुमन भाभी जी जो हैं उन्हीं का है। तो इसको भी उन्होंने कोविड में ही शुरू किया था। अरे वाह। तो उन्होंने फाउंडर चॉइस अवार्ड दिया था इस फिल्म को। अरे वाह। तो ये भी अवार्ड मिला। फिर उसके बाद कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा कि जैसे मम्मी के बर्थडे पे हमने पिंक फ्लावर शुरू किया था। हाँ जी। तो ये चाहा था कि ज़िंदगी में जो भी काम करेंगे आर्ट और क्रिएटिविटी का, तो मम्मी को डेडिकेटेड है। वेरी नाइस। तो हर बार, अभी ये 4th ईयर है, अभी हमने उसका 4था फाउंडेशन डे मनाया था। तो ऐसा कुछ हुआ है कि अपने आप ऐसा कुछ होता है कि हर साल उसके फाउंडेशन डे पे कुछ स्पेशल न्यूज़ मिलती है हमको। तो जब दूसरा फाउंडेशन डे आया था पिंक फ्लावर का, तब अचानक उसी दिन शाम को 22 मई की शाम को ही
फ़ोन आया कि आपको आपकी फ़िल्म को बेस्ट एनिमेशन फ़िल्म अवार्ड मिला। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। तो ये सब कुछ मुझे, ये सब कोइंसिडेंस नहीं होता, मुझे ये सब, मिरेकल। हाँ मिरेकल। और फिर जब कुछ अच्छा होता है ना, तो हमें और अच्छा करने की का मन इंस्पिरेशन होता मिलती हाँ। है, हाँ। और ये जो यशपाल भैया कभी झूठी तारीफ नहीं करते, वो बहुत डांटते हैं मुझे, बहुत समझाते हैं, गलत करती हूँ तो मना भी करते हैं। तो वो एक तरह से हर चीज़ को बहुत अच्छे वे से उन्हें प्रेजेंटेशन पता है कि क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे पता था कि उसमें एनिमेशन बहुत कमज़ोर है। तो जो अभी नेक्स्ट जो स्टोरी लिखी हुई है, स्टोरीज तो वैसे मैंने 4-5 लिखी हुई हैं पहले ओके। एनिमेशन के लिए ही। तो लेकिन जो अब नेक्स्ट आने वाला है गुलपी, तो उसके लिए भैया ने मुझे बहुत डांटा और समझाया है। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा अभी हार्ड वर्क कर रही हूँ। और ये जो प्यूपा से, शायद मैं कहूँगी कि प्यूपा से कई ज़्यादा गुना उसमें सुधार देखने को मिलेगा। तो ये सस्पेंस आप शेयर करना चाहोगे, क्या है गुलपी, क्या है? गुलपी एक प्यारा सा गुलाबी फूल है जो कि इंद्रधनुष का बेटा है। ओके। और ये एक ऐसी कहानी है, मैं बहुत सारा तो नहीं बताऊंगी, सरप्राइज रहे। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये उस दुनिया की कहानी है कि जब दुनिया में, पूरी पृथ्वी में कहीं भी रंग होते ही नहीं थे। ओके। तो रंग पृथ्वी पे कैसे आए, ये वो कहानी है। लेकिन बिट्टी की ज़िंदगी में तो डिफरेंट डिफरेंट रंग है। बिट्टी कविताएं भी लिखती है, बिट्टी एनिमेशन भी करती है, बिट्टी पेंटिंग भी करती है, बिट्टी गाती भी है, गज़ल भी आप लिख रहे हो, है ना? सो ये जो सारे जो आपके एस्पेक्ट्स हैं, इन सारे चीज़ों में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? सबसे अच्छा मुझे एनिमेशन लगता है, क्योंकि मुझे मासूम कार्टून्स बनाना है, उनके साथ मज़े करना, उनको तरह तरह से एनिमेट करना, ये सब मुझे बहुत पसंद आता है। और मुझे शांति से, सुकून से पेंटिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। राइट। तभी आपके जो पेंटिंग्स हमने देखी जो पूरी लगी हुई है आपके स्टूडियो में, घर पूरा स्टूडियो जैसा है, तो बड़े वाइब्रेंट कलर हैं। गणेश जी को आपने डिफरेंट डिफरेंट वे में डिपिक्ट किया है ना? तो गणेश जी से कोई खास बॉन्डिंग है या बहुत सारी पेंटिंग्स आपकी गणेश जी को ही लेकर हैं? हाँ जी, गणेश जी से मेरी कुछ बहुत पक्की वाली बॉन्डिंग है। मैं उन्हें गन्नू भैया कहती हूँ क्योंकि मैं उनको अपना भाई मानती हूँ। हाँ जी। राखी पे भी सबसे पहले मैं उन्हीं को राखी बांधती हूँ। ओके। तो वो भी मुझे अपने साथ महसूस होते हैं। और एक और बहुत अलग बात थी कि जब मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मम्मी मुझे करवट दिलाती थी, उठाती भी वहीं थी, तो ऐसे बिठा देती थी, तब मैं चल नहीं पाती थी। लेकिन मुझे एक सपना दिखता था जिसमें ये पेंटिंग दिखती थी मुझे, जो ये वाली जो गणेश जी की पेंटिंग की आप बात कर रहे हैं। ओके। तो ये वाली पेंटिंग मुझे सपने में दिखती थी, जो बहुत सुंदर दिखती थी। तो एक बार नहीं, ये सपना मुझे कई बार दिखा। तो दीदी ने, मम्मी ने, सब कहते थे यार तुझे बाबा ये सपना आता है, हो सकता है भगवान की ब्लेसिंग हो, तुम ये पेंटिंग बनाना शुरू करो। तो तब ये पेंटिंग बनानी शुरू की थी। ओके। तो क्या है इस पेंटिंग की, क्या स्टोरी है? बड़ी खूबसूरत है, बहुत सारे गणेश जी हैं उसमें, सब अलग अलग आकार में देखे मैंने अभी। हाँ, इसमें कोई भी गणेश जी के, इसमें 1248 गणेश जी हैं। वाओ। और कोई भी गणेश जी की आकृति रिपीट नहीं है। ओके। इसमें अलग अलग पोज में गणेश जी हैं। और इसके अलावा एक और ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें 4215 कलर की शेड बना के यूज़ की हैं। वेरी नाइस। इसमें कलर का 4215। 215। बाप रे। इतने कलर, मुझे तो ज़्यादा कलर पता ही नहीं। इसमें कलर्स के शेड भी रिपीटेड नहीं है कि जैसे आपने कोई कलर लिया तो उसमें 1 ड्रॉप ऐड की इस Right. कलर की, फिर ऐसे ऐड कर करके वो कलर्स बनाए हैं। इसका एक शेड कार्ड भी बनाना शुरू किया था। Okay. तो लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर शेड कार्ड भी बनाऊंगी साथ में तो पेंटिंग और डिले होगी, तो उसको अधूरा छूट गया था फिर शेड कार्ड। लेकिन इस पेंटिंग में तो फिर ये पेंटिंग मैं उस पेंटिंग को देख रहा था अभी जब आया मैं आपके यहाँ, तो उसमें अद्भुत लिखा हुआ था। अद्भुत क्या? अद्भुत इसलिए कि जब ये पेंटिंग बनी ना, तो इसको जो भी देखता था वो अद्भुत कहता था। ओके। तो जब 2-4 लोगों ने ऐसे कहा अद्भुत, तो मम्मी बोलती है तो सही में अद्भुत ही है, इसका नाम ही अद्भुत रख दो। ओके। बड़ी खूबसूरत है ये। कितनी टाइम लगा आपको इसको बनाने में? 1 साल लगा था मुझे ये बनाने में। ओके। जी पूरा इसको बनाने में। हाँ। और जैसे आप बता रहे थे, इसको कोई अवार्ड भी मिला कोई? हाँ, ये पेंटिंग लिम्का बुक में भी है। लिम्का बुक में दर्ज है? हाँ जी, अरे लिम्का वाह। बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है ये। ये इसको गिनीज के लिए भी भेजा था मेरी एक फ्रेंड ने,
लेकिन वो गिनीज में उन्होंने कहा आपके पास क्या प्रूव है कि पेंटिंग आपने बनाई है। हाँ जी। तो गिनीज में नहीं हुआ लेकिन लिम्का बुक में हो गया था। लिम्का बुक में इट्स अ बिग अचीवमेंट, लिम्का बुक में भी जाना इतनी बड़ी बात है। हाँ, हमने तो सोचा भी नहीं था लेकिन वो गणेश जी तभी आपके फेवरेट है, देखिए यहाँ भी आपके साथ गणेश जी बैठे हुए हैं। हाँ जी, गणेश जी हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं। मैं अगर घर में भी कहीं घूमती भी हूँ तो वो मेरे साथ रहते हैं। शायद यही बहुत ज़्यादा आपको एक पॉजिटिव एनर्जी और इंस्पिरेशन देते हैं इतना सब करने के लिए। बिल्कुल। तो हम तो देखो कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन देख देख के आपको देख रहे हैं कितना सारा वर्सेटाइल, पेंटिंग भी कर रहे हो, कविताएं भी लिख रहे हो, गज़ल भी लिख रहे हो। सो ये आपकी जर्नी बड़ी रही, इंटरेस्टिंग रही, इंस्पायरिंग रही। अच्छा, ये आपके ही बनाए हुए हैं सारे? हाँ। वाह, कृष्ण भगवान, स्केचेस। जो बिट्टी इतना सारा जो आप काम कर रहे हो, जैसे मैं देख रहा हूँ आपकी इस बुकलेट में भी देख रहा हूँ बहुत सारे कलर्स हैं, अलग अलग हैं, कविताएं भी हैं, पेंटिंग्स भी हैं, जैसे म्यूरल्स भी है, और आपने बताया कि अभी गज़ल भी आप लिख रहे हो। सो ये सारा जो इंस्पिरेशन कैसे मिलती है और आपको सबसे ज़्यादा किसने इंस्पायर किया? जैसे होता है ना अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन होती है, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है? वैसे ना बचपन से, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। क्योंकि बचपन से हम लोगों ने उनको देखा कि उन्होंने किस तरह स्ट्रगल करके हम लोगों को कहाँ से कहाँ पे लाया। वो एक गांव से थी और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे शादी के बाद 10th तक की पढ़ाई की थी उन्होंने, और फिर उसके बाद बाकी पढ़ाई भी यहाँ की की, इंटीरियर का कोर्स किया, ये सब किया। लेकिन क्या हुआ था कि मेरे एक्सीडेंट के बाद जब मुझे लेटे रहना पड़ा इतने ज़्यादा लंबे हाँ जी। टाइम तक, तो तब मैं पेंटिंग बहुत नहीं कर पाती थी। तो मुझे कुछ लोगों ने बुक्स गिफ्ट देते थे लोग बाग। ओके, पढ़ने के लिए। हाँ, तो मुझे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। ओके। तो मैं किताबें पढ़ती थी। तो 2 बुक ऐसी हैं जो कि हमेशा के लिए मेरे मन में बस गई। ओके। उनमें से एक बुक तो है स्वामी विवेकानंद की लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ओके। तो उससे मैंने उसको पढ़ने के बाद ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल गया। ओके। और दूसरी बुक थी एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर। ओह, अग्नि की उड़ान, हाँ वेरी जी, इंस्पिरेशन, बायोग्राफी जो उनकी। बायोग्राफी उनकी। हाँ जी। तो विंग्स ऑफ फायर जब मैंने पढ़ी तो तब मैंने कलाम जी को पहली बार उनका नाम सुना, उनके बारे में जाना कि कोई ऐसी शख्सियत भी हमारे देश में है जी। तो वो सब पढ़ के बहुत ही अलग फीलिंग थी। तो जब उनकी किताब पढ़ी तो कहने की बात ही नहीं है कि उनको तो सारे ही लोग जानते हैं। बिल्कुल। तब मुझे ये लगा लेकिन कि मेरे जैसे जाने कितने सारे लोग होंगे जो स्टूडेंट्स हैं जो उनको नहीं जानते होंगे। बिल्कुल। तो क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि बच्चा बच्चा उनको जाने उनके बारे में, तो उससे उनको इंस्पिरेशन मिलेगी। बिल्कुल। तो जो विंग्स ऑफ फायर थी ना, उसको मैंने एक 100 लाइन की कविता में उसको एक तरह से कन्वर्ट किया। ओके। हाँ, तो वो जैसे उनकी पोइटिक बायोग्राफी बन जाए। मतलब पूरी बायोग्राफी को आपने कविता के फॉर्म में पूरा लिखा, वेरी ट्रांसलेट नाइस। किया। हाँ। फिर उसके बाद मैंने उस कविता की हर 2 लाइन पे एक पेंटिंग बनाई। ओके। तो ये 40 पेंटिंग्स थी और कलाम जी से क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी तो मैंने उनका पोर्ट्रेट भी बनाया था। वो मेरा ऑयल पेंट का फर्स्ट पोर्ट्रेट था। ओके, हाँ। वेरी नाइस। तो अब पढ़ लिया था तो मुझे उनसे मिलने का बहुत मन था। मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे बहुत मन है, अगर मैं कभी इनसे मिल पाई ना तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होगा। दैट्स ग्रेट। तो सभी लोगों ने, जैसे जितने भी लोग पहचान के थे, सबको पता था, सबने बहुत हेल्प की। हम लोगों ने कलाम वो जो एग्जीबिशन भी लगाई उनकी पेंटिंग्स की, तो जो जो बोलता था वो हम करते थे। तो उस टाइम जो कलेक्टर थे हमारे, शायद संजय शुक्ला जी थे। हाँ जी। तो उन्होंने ऐसे पूछा कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे पूछते ना। तो जो पूछता था ना कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, हाँ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, बस जब भी जो कोई ये बोलता तो मैं बोल देती मुझे कलाम साहब से मिलना है। तो उनके साथ भी ऐसे हुआ। वो एक एग्जीबिशन में आए थे मेरी। हाँ जी। तो उन्होंने पूछा कि हम बेटा क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो मैंने कहा सर आप कलाम साहब से नहीं मिलवा सकते। तो फिर उन तक भी ये बात गई। फिर उनको एक एप्लीकेशन लिख के दी, उन्होंने भी फैक्स और उससे राष्ट्रपति भवन पहुंचवाई मेरी वो कविता और पेंटिंग्स की फ़ोटो। फिर उस टाइम बलराम जाखड़ जी हमारे राज्यपाल थे। किसी ने कहा कि उनसे मिलो, वो तो मिलवा ही देंगे। तो हमें लगा हाँ यार, राज्यपाल गवर्नर तो हाँ, तो वो तो मिलवा ही देना चाहिए उनको।
तो फिर उनसे अपॉइंटमेंट लेके राजभवन फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लिया और मिलने पहुँचे। तो पहले 2-3 बार फ़ोन किया था तो कोई रिस्पांस नहीं मिला, फिर अचानक फ़ोन आया कि नहीं आप मिल सकते। तो उनसे मिलने के लिए पहुँचे तो उन्होंने भी बड़ा फादरली बिहेवियर था हाँ जी, उनका। हाँ जी। तो वो ऐसी मस्ती में बात करने हाँ, लगे बहुत मुझसे अच्छे, हाँ जी। कि अरे तुम अभी तक क्यों नहीं आई थी तुमसे तो मिलके। तो मैं कहा कि सर मैं आना चाहती थी, इतने कॉल्स किए आपसे कोई मिलने नहीं देता, इतनी सिक्योरिटी है। तो बोलते हैं कि अरे बुलाओ, किसने रोका तुमको, 4 लोगों को बाहर से बुलवा लिया। बोलते हैं पहचाना उनमें से किसने रोका था। डाटा उनको। हाँ, तो वो इस टाइप की मस्ती वाली उनसे पहचान हो गई थी हाँ जी। कि उन्होंने कहा कि जब भी फ़ोन करें मेरी इनसे तुरंत बात कराना। तो ऐसा हो गया था जैसे वो हमारे दादाजी हों कि और पता है मुझे चिढ़ाने लगे कि तुम्हें क्यों मिलना है कलाम जी से, मुझसे मिल लिया ये बात नहीं है क्या, मैं क्या बुरा इंसान हूँ, ऐसे करने लगे वो। फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं सर मेरी रिक्वेस्ट है, वो आने वाले थे उस टाइम भोपाल। ओके, भोपाल आने वाले। भोपाल आने वाले थे। हाँ जी। तो उन्होंने कहा था हम मिलाएंगे, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस तो कर दिया मिलवाएंगे, लेकिन कलाम जी का भोपाल आना कैंसिल हो गया। ओहो। तो लेकिन फिर ये हुआ कि फिर एक और आइडिया आया कि चलो वो तो नहीं आए हैं, हम अपनी जो हमने 40 पेंटिंग्स बना रखी हैं उनकी बायोग्राफी पे, तो चलो वो जो जाखड़ जी हैं उनसे बोलते हैं कि हम एग्जीबिशन लगा रहे हैं, आप हमारी एग्जीबिशन में आ जाओ। अच्छा, जो आपने पूरी कलाम साहब पे बनाई थी। हाँ, तो उसकी एग्जीबिशन लगाने के लिए हमने सोचा चलो जाके मिलते हैं उनसे। तो अब तो उन्होंने कह दिया था तो हमें कोई रोकेगा भी नहीं, तो किसी ने रोका भी नहीं, किसी ने रोका सब भी पहचान गए। हाँ, तो उनसे जाके बोला तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल पक्का, मैं तो आऊँगा। तो फिर उन्होंने कह तो दिया था हम मैं आऊँगा, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा डाउट लग रहा था कि हम गए, हमने बस इतना कहा आप आएंगे, उनने कह दिया कि हाँ मैं आ जाऊँगा, तो यार मजाक में कह दिया होगा क्योंकि वो मस्ती में बात कर रहे थे। हाँ। तो ऐसे उदास होके लगा लिया एग्जीबिशन की, चलो हम एग्जीबिशन तो लगा लें। यहीं भोपाल में? कहाँ पे? कला परिषद में लगाई थी। ओके। तो कला परिषद में लगाई एग्जीबिशन। तो शाम को क्या हुआ कि जब चीफ गेस्ट यानी उनके आने का टाइम हुआ तो हमें नहीं लगा था कि वो आएंगे, क्योंकि वहाँ से कोई कॉल भी नहीं आया था उसके पहले। तो अचानक 2 बहुत बड़े बड़े जर्मन शेफर्ड आ गए पेंटिंग देखने। हाँ। तो सब लोग कहने लगे कि यार जर्मन शेफर्ड क्यों आए यहाँ पे। तो वो लोग पूरा ये सब, फिर सिक्योरिटी आ गई और हाँ, ये सब हो प्रोटोकॉल। गया। और अचानक फिर वो आके खड़े हो गए और बोलते हैं अब तो भरोसा हो गया ना कि मैं आ गया, अब तो पक्का है ना। फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उसका इनॉवेशन किया और काफ़ी अप्रिशिएट किया, सारी पेंटिंग बड़े ध्यान से देखी, एक बात पूछी। राइट। तो इस तरह से हुआ। फिर इसके 2-2.5 साल बाद तब मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था। ओके। और मैं एडमिट थी और अचानक हॉस्पिटल में कॉल आया कि कलाम साहब आ रहे हैं और वो आपको मिलने के लिए एयरपोर्ट पर बुलाया। अच्छा, कलाम साहब ने? हाँ। तो फिर तो हमारे जो डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर अशोक निगम, तो उनको बोला कि इसको ले जाना पड़ेगा, वो ऐसा है। हमने बहुत खुश होकर पूछा, उन्होंने डांट दिया, बोलते कोई नहीं जाएगा, अभी परसों ऑपरेशन हुआ है, कैसे जाओगी, मत जाना, इस टाइप की बात। सर्जरी हुई थी आपकी? हाँ, सर्जरी हुई थी। तो सच कहूँ तो मेरी हालत इतनी भी थी कि मैं खुद उठ के खड़ी हो जाऊँ, लेकिन मन इतना था कि यार मिलना है। तो डॉक्टर साहब क्या हुआ, जिस दिन मिलना था ना आने वाले थे, तो डॉक्टर साहब कह के गए डांट के, जाना मत, मैं जा रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर का रहता ना पेशेंट को कि जाना हाँ, मत, अभी ठीक नहीं हो आप। हाँ, तो वो डांट के चले गए कि मत जाना। और शाम को ही, लेकिन उनको नहीं बताया था, उसके एक दिन पहले जिया जी से, भैया से और मम्मी से, दीदी सबसे बात हो गई थी कि नहीं अपन चलेंगे, चुपके से। हाँ चुपके से। तो ये लोग मुझे घर ले गए और फिर घर से एयरपोर्ट, और वहाँ पे जब एयरपोर्ट गए ना तो वहाँ पे वो हमारे जो दादाजी टाइप फील होते थे, जाखड़ साहब मिले, तो हम मुझे जब ले जा रहे थे ये लोग, हाँ जी। तो वो ऐसा इशारा कर रहे थे दूर से कि हाँ तुम जाओ जाओ जाओ, ऐसा इशारा कर रहे थे। तो फिर तब मिलना हुआ कलाम जी से। क्या मोमेंट था, क्या बात हुई, कैसा एक्सपीरियंस रहा कलाम साहब से मिलना, मतलब ग्रेट पर्सनालिटी से मिलना? हर इतना गजब का वो मोमेंट था जिसको कभी भूल नहीं सकते आप। जैसा जो फील, जैसे किसी मंदिर में जाके आपको कुछ स्पेशल फील होता है ना कभी, या फिर कोई बहुत संत या कोई बहुत बड़े लोग हों, उनसे मिलके एक अलग फील नहीं आता। हाँ। जिनका ओरा बहुत पावरफुल बहुत प्योर होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा ही लगा उनसे मिलके। उन्होंने सिर पे हाथ रखा और मतलब उनकी पर्सनालिटी इतनी गजब है कि मुझे लगता है कि अगर इस पूरे संसार में जितने लोग हैं, जो भी उनसे मिल पाया ना, वो बहुत लकी समझना चाहिए उसको, खुद को।
क्या कहा उन्होंने? पेंटिंग्स उन्होंने देखी है आपने जो बनाई थी, उनकी बायोग्राफी भी पूरी कविता लिखी थी, जब पढ़ी? हमने एंटर किया ना, हाँ तो उनका ऐसे चैम्बर बना हुआ था एयरपोर्ट पे, हम हाँ मिल जी। रहे थे सबसे। तो जब हमने एंटर किया तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला, बहुत सुंदर कविता लिखी है आपने। अच्छा, वो पढ़ चुके थे? हाँ, पढ़ चुके थे वो हाँ। कविता। फिर हम उनके लिए कविता को फ्रेम करके ले गए थे और उनका जो पोर्ट्रेट बना वो लेके गए थे, वो उनको गिफ्ट किया। उन्होंने अपने कैमरामैन को अवार्ड दे के बुलाया और हम सबके साथ, मैं, जिया जी, भैया, मम्मी, हम सबके साथ बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए थे। बहुत लकी हो आप, ये तो बड़ा अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स है हाँ, है ना? बिल्कुल। ऐसी पर्सनालिटी से मिलना, इतने करीब से देखना, बहुत उनसे बात करना, बहुत ज़्यादा उनकी बढ़िया। ब्लेसिंग लेना। सो कलाम साहब, जैसे आपने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ने आपने किताब पढ़ी, क्योंकि जब वो शिकागो से लौट कर आए थे, विवेकानंद रॉक्स पे बैठ के उन्होंने किताबें लिखी थी इंस्पिरेशनल, वो आपने पढ़ी। कलाम साहब, बिट्टी आपने बताया कि आपने भगवान के दर्शन किए, मतलब एक तरीके से कलाम साहब भगवान ही है साइंस के, जिन्होंने हाँ, हमारे देश को बिल्कुल। इतना कुछ दिया। आपने इतना करीब से उनको देखा, है ना, आपका उनका आशीर्वाद मिला। सो बेसिकली जैसे आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो हमारे देश और दुनिया में कि मेंटल हेल्थ पे बहुत बात चल रही है, स्ट्रेस पे बहुत बात चल रही है, राइट? सो आप कैसे मेंटल हेल्थ को देखती हो और कैसे, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हो, तो कैसे आप इतनी तमाम तकलीफ़ों के बावजूद अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हो? हाँ, ये बहुत है कि जैसे मेंटल हेल्थ, ऐसा कहना चाहिए कि आजकल हर इंसान किसी न किसी स्ट्रेस में रहता है और ऐसे में खुद को संभाले रखना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। क्योंकि लोग आपको पुश कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, हाँ जी। लेकिन जो असली में आपको खुद को संभालना है ना, वो आपके अंदर से आना चाहिए। राइट। तो मुझे मेंटल हेल्थ और इस सब टॉपिक पे कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं लेटे लेटे बुक्स पढ़ती थी, तो किसी ने मुझे जो बुक दी थी स्वामी विवेकानंद की, हाँ जी। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, हाँ जी। तो उससे ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल गया था ओके। कि असली में ज़िंदगी क्या है, हम किस चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, बिल्कुल। है ना? जबकि असली चीज़ तो जो सुकून है, हम हमेशा सक्सेस के पीछे भागते हैं, जबकि बिल्कुल। असली चीज़ सुकून है। बहुत बड़ी बात है। कई सारे लोग हैं जिन्हें कितना कुछ अचीव नहीं कर लिया, लेकिन उनसे पूछो तो वो कई बार रात को सो भी नहीं पाते, बिल्कुल। क्योंकि सुकून नहीं मिल पाया नहीं ना मिल उनको लाइफ में। सक्सेस मिल गई, सुकून नहीं मिला। सुकून नहीं मिला, राइट। सार्थकता नहीं मिली, अचीवमेंट मिले सिर्फ। तो सार्थकता होना ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना कि आपको प्रसिद्ध होने से पहले सिद्ध होना ज़रूरी है। बहुत सुंदर बात है। तो ये सारी जो बातें हैं ना, असली में भक्ति क्या होती है, जो आजकल इतना दिखावा हो रहा है धर्म के नाम पे। मतलब धर्म एक ऐसा वर्ड था कि धर्म से पवित्र क्या वर्ड होगा, लेकिन आज धर्म की ही आड़ में इतने अधर्म हुए हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी। बिल्कुल। बाबा लोग ठग रहे हैं लोगों को, कितना कुछ ऐसा हो रहा है ना। बिल्कुल। जैसे आप मेंटल हेल्थ पे आप बता रहे थे, तो आप खुद को कैसे पॉजिटिव रखते हो? हाँ, तो मैं वही बता हाँ। रही थी। तो वो सब पढ़ा, तो फिर ध्यान की ओर मन झुका कि हाँ, स्वामी विवेकानंद क्या करते थे उनको फॉलो करो। उनकी और भी चीज़ें पढ़ी, तो फिर ध्यान की ओर मन गया, तो ध्यान करना शुरू किया तब मैंने। ओके। तो ध्यान अंदर से आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी और पावर देता है। उस टाइम ऐसे टाइम था कि मेरे बहुत ऑपरेशन होते थे। मेरे अब तक 80 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। 80 से ज़्यादा? हाँ, और ठीक है, स्पाइनल के? स्पाइन के भी, स्टमक के और पैरों के भी। तो उस टाइम मेरा अधिकतर टाइम हॉस्पिटल में बीतता था, लेकिन तब भी मेरे पास किताब होती थी कुछ पढ़ने के लिए। तो यही दर्द के बावजूद आपको जो पॉजिटिव बनाए हुए थी, हाँ, इंस्पायर करती थी। हाँ बिल्कुल। और जो ध्यान था ना, मैं लेटे लेटे भी ध्यान करना है और मंत्रों का जाप करना है। ये सब मुझे पता है क्या लगता है, मंत्रों का जाप भी मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे वो भगवान का मोबाइल नंबर होता हो। कि जैसे मैंने आपको फ़ोन किया और वो आप तक रीच हुआ, आपसे कनेक्ट हो गई। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जो मंत्र होते हैं ना जितने सारे, वो उन भगवानों का जैसे मोबाइल नंबर होता हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे चमत्कारों को महसूस किया ज़िंदगी में। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आने के बाद भी मेरी कभी विश्वास नहीं टूट पाया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुस्से में भी मैं भगवान को बुरा कह दूँ। तो वो एक बहुत बड़ी पावर है। मतलब रिचार्ज हम कराते हैं तो कई बार मोबाइल रिचार्ज कराने जैसा है कि बूस्ट करा लो, फिर से आपको एक नई पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए। हाँ बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों के बहुत होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेंटल हेल्थ, इतना स्ट्रेस और ये सब चल रहा है, तो सबसे पहले तो आपका एक रूटीन होना चाहिए। जहाँ तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। ओके। भले ही बाद में ध्यान करने के बाद फिर से सो जाओ कि जैसे मैं रोज़
4 बजे के करीब उठती हूँ। 4 बजे आप उठ जाते हो? 4 बजे अपने आप मेरी आँख खुल जाती वाह, है। इतनी ठंड में भी हम लोग तो रजाई से नहीं निकल रजाई पाते। में छुप के ही कई बार मैं ध्यान करती हूँ। 15 मिनट का ध्यान है, 10 बहुत मिनट अच्छी का बात। ध्यान है और 5 मिनट का जाप है, वो करती हूँ। हम्म। और दोबारा रजाई में घुस के सो जाती हूँ लेकिन मैं वो करती ज़रूर हूँ। ओके। और रोज़ मैं शाम को भी 4 से 4:30 बजे आधे घंटे का ध्यान करती हूँ। तो जो ध्यान होता है ना, वो आपको अंदर से बहुत पॉजिटिविटी और एनर्जी देता है। राइट। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं जो आज स्ट्रेस में हैं, खासकर यंगस्टर्स जो हाँ, हैं, तो वो जो ये सब जो हम डिस्टर्ब होते हैं ना, ये हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उनका बहुत रिलेशन होता है हमारी बॉडी से। अगर हमारे ये 7 चक्रास बिल्कुल हेल्दी रहेंगे तो हम वैसे ही खुश रहेंगे और हर काम हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ कर पाएंगे। तो मैं फोकस करती हूँ कि मेरे 7 चक्र बैलेंस रहें। वेरी नाइस। और ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे मेरे वो 7 चक्र बैलेंस रहते हो। मैं भी बहुत रोती भी हूँ, बहुत स्ट्रेस में भी रहती हूँ, लेकिन मैं रो के खाली हो जाती हूँ, मेरे अंदर नहीं रह पाता कुछ भी। जब मैं दुखी हूँ तो हाँ मैं दुखी हूँ, लेकिन जब मैं पॉजिटिव रहती हूँ, कुछ काम करती हूँ ना, तब 1% भी अंदर नेगेटिव महसूस नहीं होता। पॉजिटिव हो जाते, मतलब जब कुछ आए तो रो लो, हाँ, रो के ख़त्म, खाली कर लो। हाँ, अपने भीतर नहीं रखती कुछ भी मैं। राइट। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि खासकर जो हम लोग देखते हैं सराउंडिंग में कि छोटी छोटी बातों पे हम फेलियर हो जाते हैं तो स्ट्रेस आ जाता है, मेंटल हेल्थ, हम अपने आप को अलोन कर लेते हैं, लोगों से सेग्रीगेट कर लेते हैं। और जैसे सब कहते हैं ना कि नहीं रोना नहीं, रोना नहीं, तो मुझे लगता है कि अगर कोई रो रहा हो ना, तो उसको आप हग करो, उसको बोलो रो और रो ले थोड़ा जादू की झप्पी दो। हाँ, जादू की झप्पी दे दो। क्योंकि ये जो होता है ना, ये भी अगर हम आप किसी को अच्छी फीलिंग के साथ, अगर आप किसी के सिर पर हाथ रख रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी जाती है उससे। बहुत बड़ी बात आपने बताई कि इतनी तमाम, जैसे आपने बताया कि आपके T8 से ज़्यादा जो ऑपरेशन सर्जरी हो गई, इतनी जगह से बोन फ्रैक्चर हुआ, इतने बड़े एक्सीडेंट से आप निकल कर आए, उसके बावजूद, तमाम तकलीफ़ों के बावजूद भी आप एक रूटीन के साथ सुबह उठ रहे हो, पॉजिटिवली आप पेंटिंग बना रहे हो, कविताएं लिख रहे हो। पेंटिंग की तो बहुत बात हो गई, आर्ट की, बिट्टी आपसे काफ़ी बात हो गई, कलाम साहब की हो गई, आपने पोर्ट्रेट बनाया, आप कविताएं भी लिख रहे हो। क्या हम कोई, आपकी जो कविता है, एक किताब भी आपने जिक्र किया, मन है ना आपकी जो आ चुकी है पहली कविता, तो क्या हम उसमें से कोई कविता भी आपसे सुन पाएंगे? हाँ जी, जो आपकी सुन पाएंगे, पसंदीदा हो। क्योंकि ना कवियों का एक ही दुख होता है कि आप हमें वैसे भी रचना हमारी सुनाने के लिए कोई श्रोता मिल जाए। नहीं, हम है ना, हम सब लोग हैं ना। तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं सुनाऊंगी अपनी बुक की कविता कोई। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़। ये अच्छा, ये है मन। ये मेरी पहली कविता की किताब है, मन। ओके। तो ये जो हमारा पिंक फ्लावर का 4th फाउंडेशन डे था, तो तभी इस बुक को रिलीज़ किया था, मन को। तो ये बुक भी मैंने अपनी मम्मी को डेडिकेट की है। वेरी नाइस। और ये बुक एक साहित्यपीडिया का कॉन्टेस्ट था। ओके। तो वो कॉन्टेस्ट मैंने जीता था, तो साहित्यपीडिया की ओर से पब्लिश हुई है ये बुक। कांग्रेचुलेशन। मतलब हर किसी के पीछे कोई कहानी है हाँ, इंटरेस्टिंग। और आप ये देखिए, हर बार मम्मी के बर्थडे पे, पिंक फ्लावर के फाउंडेशन डे पे कुछ नया होता है। मतलब बड़ा शुभ दिन है वो। हाँ, बहुत शुभ दिन है वो मेरे लिए। जी। तो कविताएं सुनने के लिए प्लीज़ तैयार प्लीज़, हैं हाँ आप? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक कविता है, रोशनी का पेड़। हाँ जी, प्लीज़। हृदय की ज़मीं थी, आंसू की नमी थी, उगा दुख की रात में रोशनी का पेड़। ख्वाब जिनकी आँख थे, पंख जिनके हौसले, देने उजाला उनको उगा रोशनी का पेड़। क्या बात है। जब अंधेरा छाया, डर ने बड़ा डराया, पत्थरों को चीर उगा रोशनी का पेड़। बहुत सुंदर। फिर से झिलमिला उठे ख्वाहिशों के घोंसले, नेक इरादों से उगा रोशनी का पेड़। क्या बात है। बादलों से झांकता चांद उसको ताकता, मुस्कुरा दिया जो उगा रोशनी का पेड़। क्या बात है। दिन ढले रात आई, धूप खिली बदली छाई, मौसम भी हारा जो उगा रोशनी का पेड़। वेरी इंस्पायरिंग। खुशियों के गुल खिले, सुकून की छाया मिले, सच्चे दिलों की मन्नतें हैं रोशनी का पेड़। बहुत सुंदर। ये तो पूरा एकदम आपने इतना पॉजिटिव तरीके से पूरा जो लाइफ के अप एंड डाउन्स होते हैं उसको बड़े पॉजिटिव तरीके से बताया। तो जैसे ये किताब है, आपने बताया कविताएं लिख रहे हो, इसके अलावा और भी कुछ कहानी या किसी और विधा में भी आप काम कर रहे हो? हाँ जी, जैसे
कहानी मैं शॉर्ट कहानी इस टाइप की लिखती हूँ, इंस्पायरिंग, जैसे प्यूपा, वो एनिमेशन को ही मैं नज़र में रख के लिखती हूँ। तो मैं अपने अगले 5 प्रोजेक्ट की कहानियाँ लिख चुकी हूँ। एक अम्बुज है कि वो पानी का बादल है, तो उसकी कहानी है कि पानी कैसे बरसाता है, कितनी मेहनत लगती है उसको पानी बरसाने वेरी में। नाइस। तो इस टाइप से छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हुई हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा अच्छा एक बात ये भी कि इस जो बुक है ना जी, अभी जब मैं आपसे मिलने आया ना बिट्टी, तो मैंने आपसे बगैर परमिशन के आपकी किताबें देख रहा था, यहाँ रखी हुई थी टेबल पे, तो इसमें कुछ गज़ल भी दिख रही थी मुझे। हाँ क्योंकि मैं आजकल गज़ल लिखना सीख रही अरे हूँ। वाह, क्या हम कोई एक गज़ल एक सुन सकते हैं कोई, अगर आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं हमेशा तैयार रहती हूँ गज़ल मुझे पढ़ के सुनानी होगी। गज़ल भी मुझे गज़ल लिखना नहीं आता था, और गज़ल सीखने की भी एक स्टोरी है। ओके। कि मैंने फेसबुक पे एक गज़ल लिख के डाली, मुझे नहीं पता था कि गज़ल के पीछे इतना कुछ टेक्निकली समझना होता है पहले तो मैंने एक गज़ल लिख के फेसबुक पे डाली थी। हाँ जी। तो प्रगीत भैया हैं, कुंवर बेचैन सर के बेटे हैं वो। ओके। तो मैं उनसे भी बहुत मतलब बहुत कनेक्टेड नहीं थी साहित्यकार। और नहीं जानती थी, लेकिन मैंने जब वो कविता डाली ना, तो उन्होंने खुद मुझे सिखाना शुरू किया कि तुमने यहाँ गलत किया, वहाँ गलत किया। वाह, ऑनलाइन? ऑनलाइन। हाँ जी। और उन्होंने मुझे पूरा नोट्स दिए गज़ल के, उन्होंने क्या बात है। वीडियोस भेजे। तो इस तरह से मैंने लिखना सीखा है। अभी भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं लेकिन अभी मेरी क्लास चल रही है। नहीं, हम जरूर सुनना चाहेंगे गज़ल भी। ये मेरी एक गज़ल है, अंधेरों की परवरिश। अंधेरों की परवरिश। हाँ। इरशाद प्लीज़। क्या ये अंधेरों की परवरिश है जो चांद इतना चमक रहा है, कोई तो रिश्ता है रोशनी से, अंधेरा सदियों से संग खड़ा है। क्या बात। जो एक दिन छू लिया था तुमने, वो पतझड़ों में शजर हरा है। क्या बात। हम अपनी धड़कन से थक गए हैं, सांसें छोटी या दिन बड़ा है। उदासियाँ क्यों हैं हर खुशी संग, दिल लम्हे लम्हे से लड़ रहा है। सुना है मैदान जिंदगी में कभी खुशी का शहर रहा है। दिया था चुपके से मुट्ठियों में, मेरा भरोसा कहाँ गिरा है। क्या बात है। बड़ा है तन में अड़ा है मन में, ये दर्द थोड़ा सा सिर फिरा है। तुम्हारी यादों का एक जुगनू है साथ लेकिन बुझा बुझा है। मगर प्रभु साथ चल रहे हैं, ये आसमानों का फैसला है। अगर मैं बिखरी हर एक ज़रा, स्नेह के रंग से ही भरा है। क्या बात है, बहुत सुंदर है। तो इसको you. कितना टाइम हो गया आपको गज़ल सीखते हुए? मुझे शायद 3 महीने हुए, 2.5-3 महीने। अरे वाह। सो ऐसे ही मतलब गज़ल एनिमेशन भी जैसे आपने बताया ऐसे ही सीखा आपने? हाँ जी। है ना, मतलब कोई ऐसे पर्टिकुलर कोर्स नहीं किया, ऐसे ही ऑनलाइन? हाँ, जैसे इस बारे में मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। जैसे सब लोग आजकल कहते हैं कि बच्चे ना मोबाइल से और इंटरनेट से बिगड़ रहे हैं, एडिक्टेड हो रहे हैं। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि जैसे एक छुरी होती है ना, तो आप उस छुरी से किसी का खून भी कर सकते हो और खाना भी बना के खिला सकते हो तो उसी तरह मोबाइल है। अगर मान लीजिए मेरी ज़िंदगी जो चल रही है ना, मोबाइल से ही चल रही है। मैंने जो सीखा गूगल ने सिखाया, गूगल महाराज ने गूगल बाबा हाँ, और मैंने यूट्यूब से सीखा, मैं लोगों से कनेक्ट हुई, मैं जो अपनी पेंटिंग सेल कर पा रही हूँ, जो अपनी पेंटिंग लोगों तक अप्रोच हो पाती है कि मैं बायर्स को भेज पाती हूँ पेंटिंग, मतलब मेरा तो सारी ज़िंदगी ऑनलाइन चीज़ों से ही चल रही है। ओके, तो अभी आप ऑनलाइन आपने प्लेटफॉर्म बना रखा है जहाँ आपकी पेंटिंग्स को लोग देखते भी हैं और पसंद आए तो उसे परचेज भी कर अपने घर की शोभा बना सकते हैं। किस प्लेटफॉर्म पे है, किस नाम से है वो? ऐसा एक कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, मैंने वेबसाइट अपनी बंद कर दी। वो बंद करने का ये रीज़न था कि वेबसाइट की बजाय लोग बाग मुझे पर्सनली के फेसबुक जो है ना, फेसबुक के थ्रू मुझे बहुत सारे बायर्स मिल जाते हैं। राइट। और सब लोग कहते हैं कि इंस्टा और एक्टिव होना चाहिए, लेकिन अभी मैं उतनी एक्टिव नहीं हो पाती हूँ, पर हाँ मेरा काम चल जाता है इस तरह। लेकिन आप इन सारी चीज़ों में एक्टिव हो ना इसीलिए आप अपनी एनर्जी और अपना कंसंट्रेशन गज़ल लिखने में, कविता लिखने में, पेंटिंग करने में। कुछ और अभी कोई किताब पे काम चल रहा है, कोई किताब? हाँ, अभी फ़िलहाल में एक तो मैं मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट गुलपी जो हाँ, जो आपने बताया एनिमेशन। हाँ जी। उसके अलावा मैंने अपनी मम्मी को लेके एक उपन्यास लिखा है। ओके।
उसमें भी मुझे पता है बहुत गलतियाँ होंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता उपन्यास का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, लेकिन मैंने उसमें अपनी मम्मी का स्ट्रगल, अचीवमेंट और हर चीज़ को उसमें लिखा है। तो वो तेजस्विनी नाम से है। अरे वाह, बड़ा तो सुंदर नाम है। हाँ जी, वो बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह। मेरी मम्मी कर्मयोगी थी, हाँ जी। तो उनसे बहुत सीखा है मैंने। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी कहानी से और लोग भी बहुत कुछ सीख पाएँ। बिल्कुल। तो अभी बस वो एडिट होना है और वो कब तक आता है। किताब की शक्ल में वो आएगा। हाँ जी, हाँ। तेजस्विनी तो बड़ा अच्छा नाम है, और आप भी उन्हीं तरह तेजस्विनी हो, उन्हीं की, है ना, जैसे कहते हैं ना, प्रतिबिंब हो आप। और वो पॉजिटिव एनर्जी में हमेशा आपके साथ है। जो पॉजिटिविटी आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे मिल रही है। जब ये आपसे जो बातचीत का ये है, जब आएगा ऑनलाइन तो शायद लोग सुनेंगे तो और इंस्पायर होंगे और आपके बारे में जानेंगे, आपसे और मिलने की इच्छा जताएंगे। तो क्या हम उन्हें बता सकते हैं कि आप कहाँ रहते हो? आपका नंबर दे सकते हैं? बिल्कुल, आप दे सकते हैं मेरा नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बावजूद आप अपने लिए कब समय निकालते हो? जैसे आपने बोला ना कि पेंटिंग भी कर रहे हो, कविताएं भी लिख रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, और आप पढ़ते भी बहुत हो। ये सारा मेरा अपना ही समय है। मैंने अपने आप को जानबूझ के बहुत बिजी कर रखा है, क्योंकि मैं तब बहुत दुखी हो जाती हूँ जब मैं काम नहीं कर पाती। Okay. जब मुझे तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, मैं पेन होता है, मैं जब कुछ नहीं कर पाती ना, वो मेरे लिए बहुत बुरा मोमेंट होता है। मैं जब तक अपनी इन सब कामों में लगी रहती हूँ ना, मैं बहुत खुश रहती हूँ। Right. तो मैं अपने आप को जानबूझ के बहुत बिजी रखती हूँ। राइट। एक और आपसे बातचीत बड़ी सुंदर, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपसे एक गुस्ताखी की बगैर पूछे मैं आपके जब आया था तो पेंटिंग्स देख रहा था, कविताएं कुछ पढ़ रहा था, किताब में देखा, कुछ वहाँ लेटर भी रखे हुए थे, शेर चाचा बिट्टी ऐसा कुछ लिखे हुए। वो कौन है? शेर चाचा कौन है? शेर चाचा वो हमारे महेश अंकल हैं। तो महेश अंकल बहुत ज़्यादा सालों से, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तभी से, वो एक बार जब घर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मम्मी ने कहा कि अरे ये बहुत अच्छा लिखती है, क्योंकि बहुत अच्छा किया, मैं छोटी थी और मैं कार्टून बने की बातें लिखती थी, लोगों को पसंद आती थी तो चिढ़ाते थे, ऐसा कुछ था। तो मम्मी ने कहा कि ये बहुत मज़ेदार चिट्ठियाँ लिखती है और ऐसे काम करती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे चिट्ठियाँ लिखोगी? तो मैं कहा हाँ। तो हम लोग तब से चिट्ठियाँ लिखते हैं एक दूसरे को। ओके। तो अंकल कहते भी थे कि जो पोस्ट ऑफिस है वो हम दोनों की वजह से अभी तक चल रहा है। तो महेश अंकल जी करते क्या हैं ये? महेश अंकल को कौन नहीं जानता, खासकर भोपाल और मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश गान है। ओ, महेश श्रीवास्तव जी। हाँ जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश गान लिखा है। हाँ। ये तो काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हाँ जी, उन्हीं को मैं शेर अंकल कहती हूँ। अच्छा। मुझे बिल्ली बिट्टी कहते हैं। ओके। तो तो ये रहस्य भी पता चला, शेर चाचा और बिट्टी वाला। हाँ जी। राइट। तो बिट्टी, आप जो आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं लाइफ में, जैसे आपने कहा बड़े पॉजिटिव हो, मम्मी को लेकर आप ये पूरा उपन्यास लिख रहे हो, बुक लिख रहे हो। बहुत सारे लोग हैं आजकल छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, रूठ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, हम लोग जो हम बात भी कर रहे थे आपसे मेंटल हेल्थ को लेकर, कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहोगे? कैसे इतना, जैसे आपने ओवरकम किया अपनी लाइफ में, तमाम चुनौतियाँ आई, तमाम तकलीफ़ें आईं, मुश्किलें आईं, लेकिन उन मुश्किलों को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तकलीफ़ें अभी भी हैं, जैसे आपसे हम लगातार बात कर रहे हैं, बीच में भी देख रहे हैं आपको बातचीत में काफ़ी पेन हो रहा था, फिर आप कंफर्टेबल हो रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप पॉजिटिव से बात कर रहे हो। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के लिए? कोई मैसेज आप देना चाहोगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो आपके इंटरव्यूज़ को सुनेंगे, देखेंगे? जी, मैं उन लोगों से तो कहना ही चाहूँगी जो स्ट्रेस में है, लेकिन मैं जो लोग स्ट्रेस में नहीं है ना, उनसे भी कहना चाहूँगी। एक मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी बात है जो मैं ये शेयर करना चाहूँगी। प्लीज़ प्लीज़। कि जैसे मेरे साथ मम्मी नहीं थी, मैं अकेली थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो जिनका मैं बार बार नाम लेती हूँ जी। क्योंकि वो उतना डिजर्व भी करते हैं, यशपाल भैया। उनको मैं अपने हीरो भैया कहती हूँ। अच्छा। और मैं बड़ी प्राउडली कहती हूँ कि मेरे हीरो भैया हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक इतनी सुंदर दुनिया दी है। हाँ जी। यशपाल भैया, भाभी, उनकी फैमिली के सारे मेंबर्स, उनका इतना बड़ा सपोर्ट है मेरे साथ कि मुझे कभी नहीं लगता कि मैं इतने घर में अकेले रह रही हूँ यहाँ पे, या मैं किसी भी दुख में अकेली हूँ, या मेरी हर चीज़ उनसे शेयर होती है, उनकी हर चीज़ मुझसे शेयर होती है, और इतना दूर रहने के बाद भी वो लोग मेरे इतने करीब हैं। राइट। तो मैं ये देखती हूँ क्या होता है, जैसे कोई हमारी कॉलोनी में भी ऐसा हुआ था, अभी एक भैया ने सुसाइड कर ली थी। तो जब उन्होंने सुसाइड कर ली ना, तो सारे लोग क्या बातें कर रहे थे कि यार कोई स्ट्रेस में हो ना तो
का कोई सुनने वाला होना चाहिए। बिल्कुल शायद उन भैया की बात कोई सुन लेता, बिल्कुल, शायद कोई उनका हाथ पकड़ के कह देता कि हम साथ आपके हूँ, साथ हैं, साथ में, हाँ, तो शायद उनकी जान बच जाती। राइट, तो जो स्ट्रेस में है ना और जो स्ट्रेस में नहीं भी हैं, अगर आप अपने पूरे दिन का 5 मिनट भी किसी को दे पा रहे हैं ना, किसी से मुस्कुरा के बात कर पा रहे हैं, तो आपको नहीं पता आप कितनी बड़ी चीज़ उसको दे रहे हैं। बिल्कुल। आपकी स्माइल किसी की लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकती है। और आप तो बहुत लकी हो, हमने देखा कि बहुत सारे लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, और पड़ोस में आपकी दीदी भी रहती हैं, मेरी है ना, दीदी भी जीजा जी रहती रहते हैं। हाँ जी, दीदी जिया जी का तो मैं ये कहूँगी कि मैं दीदी को दीदी नहीं गुड्डे कहती हूँ। अच्छा, क्योंकि क्या हुआ था कि जब उसकी हम लोग बहुत पक्की दोस्त रहे हैं बचपन से, तो जब उसकी मैरिज हो गई ना, तो मैरिज के बाद जब भी वो मिलने के लिए आती थी तो वो दिन मेरा बड़ा अच्छा होता था। तो मैं बोलती थी यार गुड डे हो गया, मतलब गुड डे का मतलब था गुड और डे। तो मैं उसको अभी भी गुड डे ही कहती हूँ। ओके, और मम्मी के जाने के बाद वो ही मुझे यहाँ पे लेके आई थी, बगल में उसका फ्लैट है, तो 24 घंटे वो मुझे टेक केयर करती है, मेरा ध्यान रखती है। और जो मेरी मम्मी की प्रेजेंस भी मुझे उसमें फ़ील होती है हमेशा। तो जो मेरी दीदी जी अजी हैं वो भी इतने सपोर्टिव हैं, और मनोज श्रीवास्तव सर हैं। मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे आसपास मुझे एक प्यारी सी दुनिया मिली हुई है। इतने लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस काबिल बनूँ कि मैं भी कभी किसी के बहुत काम आ सकूँ, बिल्कुल, और मैं भी लोगों को, जो सुंदर दुनिया इतने प्यारे लोगों ने मुझे दी है, तो मैं भी इस लायक बन सकूं कि मैं किसी को बहुत सुंदर दुनिया दे सकूं। वेरी नाइस, बहुत अच्छे थॉट हैं, और आप तो दे ही रहे हो इतना सारा, अपने आर्ट के जरिए लोगों को मैसेज दे रहे हो। बिट्टी को खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने की चीज़ें बदलती रहती हैं देखिए क्योंकि मुझे पहले तरबूज बहुत पसंद था। तो जब लोग पूछते थे तुम्हें क्या पसंद है, तरबूज पसंद है, तो लोग बाग जब सीज़न नहीं होता था तब भी जाने कहाँ से तरबूज ढूंढ के लाते थे। तो मेरी चीज़ें बदलती रहती हैं। पर जैसे फिर तरबूज लोगों ने मुझे बहुत खिला दिया, फिर मुझे दही बड़े बहुत पसंद थे, तो मुझे बहुत दही बड़े खिलाने लगे सब ला के। तो मेरी खाने की चीज़ें ऐसे बदल जाती है क्योंकि लोग मुझे खिला के बोर कर देते हैं। तो बाहर निकलना होता है, बाहर कुछ खाने के लिए या घूमने के लिए कभी कभी? नहीं, हम नहीं जा पाते। डॉक्टर के यहाँ ही हम बहुत मुश्किल में जा पाते हैं, क्योंकि मुझे क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। रीढ़ की हड्डी के जो घाव हैं वो भी सूखे नहीं हैं, इन्फेक्शन हो जाता है बार बार। अभी भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लेने होते हैं, कई बार दर्द के भी इंजेक्शन लेने होते हैं। तो अभी जो मैं इतनी बात कर पा रही हूँ, तो भैया वो मैं आपकी वजह से कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं करती। मुझे लगता है मैं बस चुपचाप अपना काम करूँ, लेकिन क्योंकि मेरे प्रिंस भैया ये इंटरव्यू ले रहे हैं और उनको मैं कैसे मना करूं, और मुझे अच्छा लगता है उनसे बातें शेयर करना, तो ये सब सोच के मैंने ये इंटरव्यू दिया आपको। एक बड़ी अच्छी कविता की लाइन पढ़ रहा था, मैं चाहूँगा अगर 2 लाइन अगर आप वो, उस कविता मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मैंने अभी आपकी डायरी में देखी, पंछी पैरों से नहीं पंखों से अपनी उड़ान भरते हैं मेरे पास, वो अगर आप शेयर करना चाहें। अपने सपनों को पंखों के दायरे में सिमटने न देना, सच होंगे एक दिन वो, उन्हें हर निगाह में हंसने देना। बात बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है कि आपसे लगातार बात करते जाओ, लगातार बात करते जाओ। इतनी ठंड के बावजूद पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि आपकी बात इतनी प्यारी है और हर बात में कोई ना कोई मैसेज है, हर बात कहीं ना कहीं हम सब की ज़िंदगी से रिलेट करती है। तो आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया, और मुझे लगता है कि ये बात अभी पूरी नहीं हुई है, और बातें काफ़ी सारी बाकी हैं जो हम आपसे और करेंगे। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे Thank बात you so करते। much. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।